रोम में रहते हुए कोलोसियम अवश्य जाएं। प्राचीन ग्लेडिएटर अखाड़ा इस शाश्वत शहर का एक अनिवार्य दर्शनीय स्थल है और अगले महीने से पर्यटकों को उन हिस्सों से भी इस शानदार दृश्य का आनंद लेने की अनुमति मिल जाएगी जो दशकों से बंद थे। कोलोसियम पृथ्वी पर सबसे प्रसिद्ध खंडहर है, लेकिन हम इसे गलत तरीके से देखते आ रहे हैं। सदियों से लाखों पर्यटक एक ऐसे रहस्य के ऊपर से गुजरे हैं जिसे रोमन साम्राज्य ने छिपाने की पूरी कोशिश की थी। अखाड़े के फर्श के बहुत नीचे पिंजरों और गुप्त दरवाजों के पार में पुरातत्वविदों ने एक ऐसा बंद कक्ष खोजा है जो किसी भी नक्शे में नहीं दिखता। अगर आप इसे देखकर सोचें कि इसे 4000 साल से भी पहले बनाया गया था, तो आप सोच रहे होंगे कि वास्तव में इसे बनाया गया था। यह अविश्वसनीय है। अंदर की दीवारों पर ऐसे प्रतीक बने हैं जो रोम साम्राज्य से भी पुराने हैं। लेकिन असली बात यह है कि ये सिर्फ बेतरतीब चित्र नहीं है। ये एक ऐसी कहानी बयां करते हैं जो रोम के निर्माण के पीछे के कारणों के बारे में हमारी सारी जानकारी बदल देती है। एक ऐसा खालीपन जो होना ही नहीं चाहिए। शोधकर्ताओं की एक टीम नींव की स्थिरता की जांच करने के लिए नए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का उपयोग कर रही थी। वे दरारें या पानी से होने वाले नुकसान की तलाश कर रहे थे। मूल रूप से वे एक सुरक्षा जांच कर रहे थे, लेकिन तभी मॉनिटर में अचानक तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। भूमिगत सुरंग के सबसे निचले ज्ञात स्तर से लगभग 30 फीट नीचे। यह वह भूमिगत भूल भुलैया है जहां बाघों और लड़ाकों को रखा गया था। रडार को एक खाली जगह मिली। आमतौर पर खाली जगह का मतलब ढही हुई सुरंग या नाली होता है, लेकिन यह अलग था। किनारे बिल्कुल सीधे थे, कोण एकदम समकोण थे। प्रकृति जमीन के गहरे हिस्सों में एकदम सही वर्ग नहीं बनाती। इसे किसी ने बनवाया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें कोई दरवाजा नहीं है। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। अगर दरवाजा ही नहीं था तो अंदर कैसे आते थे और उससे भी जरूरी बाहर कैसे जाते थे? यह कक्ष अखाड़े की केंद्रीय धुरी के ठीक नीचे स्थित है। यह वह जगह है जहां से सम्राट को सबसे अच्छा नजारा दिखता होगा। यह इमारत का दिल है। इतिहासकारों ने हमेशा हमें बताया है कि सम्राट वेस्पासियन ने इस कॉलेजियम का निर्माण इसलिए करवाया था ताकि सन की सम्राट नीरो द्वारा सारी जमीन हड़प लेने के बाद उसे जनता को वापस दिया जा सके। नीरो ने उसी जगह पर एक विशाल स्वर्ण महल और एक बड़ी कृत्रिम झील बनवाई थी जहां आज कॉलेजियम खड़ा है। कहा जाता है कि वेस्पासियन ने झील का पानी सुखाकर उसके ऊपर अखाड़ा बनवाया ताकि वह यह दिखा सके, देखो मैं अच्छा आदमी हूं। लेकिन क्या होगा अगर उसने सिर्फ झील का पानी ही न सुखाया हो? क्या होगा अगर उसे वहां कीचड़ में कुछ मिल गया हो, कुछ ऐसा जिसकी नीरो तलाश कर रहा था? रडार डेटा से पता चलता है कि इस छिपे हुए कक्ष की दीवारें नींव के बाकी हिस्सों से अलग प्रकार के पत्थर से बनी हैं। कॉलेजियम मुख्य रूप से ट्रैवर्टीन, चूना पत्थर और कंक्रीट से बना है, लेकिन यह कक्ष बेसाल्ट से बना प्रतीत होता है। यह एक ज्वालामुखीय चट्टान है। यह अविश्वसनीय रूप से कठोर है और इसे काटना बहुत मुश्किल है। रोमन लोग इसका उपयोग सड़कों को पक्का करने के लिए करते थे, न कि भूमिगत गुप्त बक्सों के लिए। तो फिर उस छोटे से कमरे को बनाने के लिए टन भर काले ज्वालामुखी पत्थर ढोने की परेशानी क्यों उठाई जाए जिसे कोई कभी देखेगा ही नहीं? और फिर उसे लाखों टन पत्थरों और 50,000 चीखते पंखों के नीचे क्यों दबा दिया जाए? यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। घटनाओं का क्रम मेल नहीं खाता। अगर यह कक्ष नीरो के महल का हिस्सा था तो इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। अगर यह कॉलेजियम का हिस्सा था तो यह मानचित्रों में होना चाहिए था। लेकिन यह दोनों में से किसी का भी हिस्सा नहीं है। यह वहां एक भूत की तरह पड़ा है,
इमारत के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग। और तो और शोधकर्ताओं ने नींव में एक छोटा सा छेद करके एक छोटा सा कैमरा अंदर भेजने में कामयाबी हासिल कर ली। उन्हें मलबा या शायद खाली जगह देखने की उम्मीद थी, लेकिन कैमरे की रोशनी दीवार पर पड़ी और फुटेज में कुछ ऐसा दिखा जिससे पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। दीवारें खाली नहीं थीं, उन पर नक्काशी थी, लेकिन वे आम रोमन भित्तिचित्र या समय चिन्ह नहीं थे। ये प्रतीक थे अजीबोगरीब, घुमावदार ज्यामितीय आकृतियां जो लैटिन पार्ट से बिल्कुल अलग दिखती थीं। यहीं से आश्चर्य की बात शुरू होती है। रोम एक ऐसा समाज था जो हर चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए जुनूनी था। वे लिखते थे कि उन्होंने कितना अनाज बेचा, हर लड़ाई में कौन जीता और हर दीवार किसने बनवाई। लेकिन इस कमरे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इसे अस्तित्व से मिटाने की कोशिश की हो। ये प्रतीक नक्षत्र मानचित्रों से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन उन मानचित्रों से नहीं जिन्हें हम देखने के आदी हैं। ये लगभग कंपनशील प्रतीत होते हैं। कुछ विशेषज्ञ दबी आवाज में कह रहे हैं कि ये ध्वनि विज्ञान, दृश्य ध्वनि का अध्ययन जैसे लगते हैं। 2000 साल पहले के दृश्य की कल्पना कीजिए। ऊपर भीड़ का शोर गूंज रहा है, शोर से जमीन कांप रही है और नीचे इस शांत काले पत्थर के बक्से में ये प्रतीक अंधेरे में मौजूद हैं। क्या वे अखाड़े की रक्षा कर रहे थे या अखाड़ा उन्हें दबाकर रखने के लिए बनाया गया था? हमें संदर्भ को समझना होगा। कॉलेजियम मृत्यु का स्थान था। यह औद्योगिक पैमाने पर रक्त बलिदान था। हम एक ही सप्ताह में हजारों जानवरों और मनुष्यों की मृत्यु की बात कर रहे हैं। यह बहुत अधिक ऊर्जा, बहुत अधिक भय और बहुत अधिक एड्रेनालाइन था। कुछ संकीर्ण इतिहासकार एक विवादास्पद प्रश्न पूछना शुरू कर रहे हैं। क्या कोलिजियम एक विशाल मशीन थी? क्या अखाड़े का आकार, विशिष्ट ध्वनिक प्रभाव और रक्त का निरंतर प्रवाह उस कक्ष में प्रदर्शित किसी भी चीज को पोषण देने के लिए डिजाइन किया गया था? मुझे पता है यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन रोमन लोग बहुत अंधविश्वासी थे। वे पाताल लोक की आत्माओं में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि पृथ्वी पर कुछ खास स्थान पाताल लोक के द्वार हैं। अगर यह कक्ष उन्हीं स्थानों में से एक है, तो कॉलेजियम सिर्फ एक स्टेडियम नहीं है। यह एक आधारशिला है, पृथ्वी पर एक दबाव बिंदु पर रखा गया एक विशाल भारी ढक्कन। कैमरा कमरे के अंदर और आगे बढ़ा और फर्श पर पैन किया। फर्श साफ था, धूल नहीं थी। 2000 वर्षों के बाद तो धूल होनी चाहिए थी, लेकिन वायु अवरोध इतना उत्तम था कि अंदर का वातावरण समय में ठहर सा गया था। तभी कैमरे की नजर कोने में किसी चीज पर पड़ी। वह कोई प्रतीक नहीं था, वह एक वस्तु थी। यह देखने में काले बेसाल्ट पत्थर से बना एक छोटा सा चबूतरा जैसा लग रहा था, और उसके ऊपर एक धातु की वस्तु रखी थी जिस पर जंग नहीं लग रहा था। सोना जंग नहीं खाता, लेकिन यह सोने जैसा नहीं दिख रहा था। यह गहरा रंग का था जो कैमरे की एलईडी से आने वाली रोशनी को सोख रहा था। इसके तुरंत बाद फीड बंद हो गई। उन्होंने इसे चुंबकीय हस्तक्षेप बताया, लेकिन तस्वीर इतनी स्पष्ट थी कि पुरातत्व जगत में हलचल मच गई। हम एक ऐसी सभ्यता की बात कर रहे हैं जिसने ज्ञात दुनिया पर विजय प्राप्त की। उनके पास सर्वश्रेष्ठ अभियंता, सर्वश्रेष्ठ सैनिक और सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार थे, लेकिन वे किसी बात से भयभीत थे। उन्होंने शहर के इस विशिष्ट बिंदु को छिपाने के लिए हर संभव प्रयास किया। जरा मेहनत के बारे में सोचिए। कोलोसियम को बनाने में लगभग 10 साल लगे। इसमें 1 लाख घन गज से भी ज्यादा ट्रैवर्टाइन पत्थर का इस्तेमाल हुआ। यह अब तक का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर था। इतना भारी पत्थर ठीक यहीं क्यों रखा गया?
रोम में काफी खुली जगह थी। उन्होंने कोलोसियम की घाटी को किसी खास वजह से चुना, और वो वजह रहस्यमयी रहस्य में छिपी है। दीवार पर बने चिन्ह ही कुंजी हैं। हमें उनका अर्थ समझना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें कोलोसियम से बाहर निकलकर उन जगहों को देखना होगा जहां रोम ने अपने अन्य रहस्यों को छिपाने की कोशिश की थी। हमें रोमन फोरम को देखना होगा, क्योंकि मानो या न मानो, ये प्रतीक पहली बार नहीं देखे गए हैं। इन्हें पहले भी एक संगमरमर के टुकड़े पर देखा गया था, जिसे तोड़कर आग के गड्ढे में फेंक दिया गया था। रोमन लोग स्मृति को नष्ट करने में माहिर थे। यह स्मृति की निंदा के लिए एक जटिल लैटिन शब्द है। जब कोई बहुत बुरा काम करता था या कोई नई घटना होती थी, तो वे इमारतों से उनके नाम मिटा देते थे। वे उन्हें इतिहास से पूरी तरह मिटाने की कोशिश करते थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस कक्ष के रचनाकारों के साथ भी यही करने की कोशिश की। लेकिन पत्थर जिद्दी होता है, और जमीन के बहुत नीचे सच्चाई इंतजार कर रही थी। इस कक्ष की खोज से कहानी बदल जाती है। यह हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या इस जगह पर किए जाने वाले अनुष्ठान सिर्फ दिखावे के लिए थे, या उनका कोई वास्तविक उद्देश्य था। नीचे मौजूद वस्तु का उद्देश्य, ऊपर के रक्तपात और नीचे के मौन प्रतीकों के बीच का संबंध इतना गहरा है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। नीचे जो भी है वह शायद उतना निर्जीव न हो जितना हमने सोचा था, और यह पता लगाना कि यह किससे जुड़ा है हमें प्राचीन शहर के हृदय से होते हुए एक ऐसी जगह की यात्रा पर ले जाएगा जहां राजनीति और धर्म एक भीषण हिंसक विस्फोट में टकराए थे। सिग्नल के हस्तक्षेप ने एक ऐसा पैटर्न बनाया जो सम्राट के छिपाव की योजना से मेल खाता था। तो कोलिजियम के नीचे एक रहस्यमयी जगह है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें पश्चिम की ओर कुछ 100 गज चलकर रोमन फोरम तक जाना होगा। यह प्राचीन रोम का केंद्र था। यहीं सीनेट की बैठकें होती थीं, मंदिर थे और सभी सौदे होते थे। अगर कोलिजियम मनोरंजन केंद्र था, तो फोरम उसका मस्तिष्क था। लेकिन फोरम एक अपराध स्थल भी है। यह मिटाए गए इतिहास का कब्रिस्तान है। आज जब आप खंडहरों से गुजरते हैं, तो आपको टूटे हुए स्तंभ और मेहराब दिखाई देते हैं। यह शांत दिखता है, लेकिन 2000 साल पहले यह जगह बेहद खतरनाक थी। यहां सम्राटों की हत्याएं हुईं। ऐसे कानून पारित किए गए जिन्होंने राष्ट्रों को गुलाम बनाया और रहस्यों को दबा दिया गया। क्या आपको गुप्त कक्ष में बने वे प्रतीक याद हैं? वे घुमावदार ज्यामिति जैसे दिखते हैं। दरअसल पुरातत्वविद फोरम में मिले टुकड़ों के संग्रह की जांच कर रहे थे। उनके पास संगमरमर के हजारों टुकड़े हैं जो कहीं फिट नहीं होते। यह एक विशाल पहेली की तरह है जिसके कुछ टुकड़े गायब हैं। लेकिन एक शोधकर्ता ने वेस्टा मंदिर के पास मिले एक टुकड़े पर कुछ अजीब देखा। वेस्टा का मंदिर रोम का पवित्र केंद्र था। यहीं पर वेस्टा की कुंवारी कन्याएं शाश्वत लौ को प्रज्वलित रखती थीं। अगर वह लौ बुझ जाती तो रोम का पतन हो जाता। यही मान्यता थी। वेस्टा परिसर की नींव में गहराई में मिली एक टूटी हुई शिला पर एक नक्काशी थी। उसे छेनी से तराशा गया था, लगभग नष्ट कर दिया गया था, लेकिन उसकी धुंधली रूपरेखा शेष रह गई थी। और अनुमान लगाइए क्या? यह कॉलेजियम के नीचे बने प्रतीकों से मेल खाता था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि रहस्य केवल अखाड़े के नीचे ही नहीं छिपा था। यह शहर के सबसे पवित्र स्थल से जुड़ा हुआ था। लेकिन यहां एक पेचीदगी है। वेस्टा का मंदिर प्राचीन है। यह रोम की शुरुआत से ही मौजूद है, शायद उससे भी पहले। अगर वे प्रतीक वहां थे,
तो इसका मतलब है कि यह पंथ या यह ज्ञान कोई नई बात नहीं थी, यह मूलभूत था। तो फिर उन्होंने इसे मिटाने की कोशिश क्यों की? हमें एक बार फिर नीरो पर नजर डालनी होगी। नीरो रोमन इतिहास का खलनायक है। कहा जाता है कि उसने अपने स्वर्ण महल दिसरा के लिए जगह बनाने के लिए शहर को जला दिया था। यह महल बेहद भव्य था। इसमें ऐसे भोजन कक्ष थे जिनकी छतें घूमती थीं और मेहमानों पर इत्र की बूंदें गिरती थीं। इसकी दीवारें सोने और रत्नों से ढकी थीं और यह शहर के एक विशाल हिस्से में फैला हुआ था, जो पैलेटाइन पहाड़ी को एस्क्विलन पहाड़ी से जोड़ता था। कोलोसियम ठीक उसी जगह पर बना है जहां कभी नीरो की विशाल झील हुआ करती थी। यह मंच ठीक उसी जगह के बगल में स्थित है जहां उसका महल का प्रवेश द्वार था। अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि नीरो पागल था, लेकिन क्या हो सकता है कि उसने इन खास जगहों पर अपना महल किसी खास मकसद से बनवाया हो? क्या हो सकता है कि वह इन प्रतीकों की शक्ति का उपयोग करना चाहता हो? नीरो की मृत्यु के बाद सीनेट ने उसे राज्य का शत्रु घोषित कर दिया। उन्होंने उसके हर काम को मिटाने की कोशिश की। उन्होंने उसके महल को दफना दिया। उन्होंने उसकी झील पर कोलोसियम बनवाया। उन्होंने उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया। लेकिन शायद वे सिर्फ नीरो को ही नहीं मिटा रहे थे, शायद वे उस ज्ञान को मिटा रहे थे जिसे उसने खोजा था। ये प्रतीक दोनों स्थलों को जोड़ते हैं और नीम में इनकी मौजूदगी से पता चलता है कि ये नीरो से पहले के हैं। उसने इन्हें बनाया नहीं था, बल्कि खोजा था, और शायद इसी बात ने उसे पागल कर दिया था। एक सिद्धांत यह भी है कि 64 ईस्वी में रोम में लगी आग कोई दुर्घटना नहीं थी, और यह सिर्फ आगजनी भी नहीं थी। यह एक तरह का शुद्धिकरण था। पुरानी इमारतों को जलाकर उनके नीचे छिपी चीजों तक पहुंचने का एक तरीका था। फोरम और कॉलेजियम के बीच संबंध को आमतौर पर राजनीतिक माना जाता है, लेकिन ये सबूत इसे जादुई या तकनीकी संबंध की ओर इशारा करते हैं। आइए लैपिस नाइजर को देखें। यह फोरम में मौजूद एक वास्तविक वस्तु है। यह काले पत्थर का एक स्मारक है जिससे रोमन लोग बहुत डरते थे। उनका कहना था कि यह रोम के संस्थापक रोमुलस की कब्र का प्रतीक है, या शायद कोई शापित स्थान है। यह पत्थर काला है, ठीक उसी तरह जैसे गुप्त कक्ष में मौजूद बेसाल्ट पत्थर। क्या आपको पैटर्न समझ आ रहा है? रोम में काले पत्थर के कुछ खास बिंदु हैं जिन्हें अपशकुन और प्राचीन शक्ति से जोड़ा जाता है। रोमन इन स्थानों का सम्मान करते थे, लेकिन साथ ही इनसे डरते भी थे। जब वेस्पासियन ने सत्ता संभाली तो वह एक व्यावहारिक सैन्य व्यक्ति थे। उन्हें इस तरह के किसी भी रहस्यमय बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें व्यवस्था चाहिए थी। इसलिए उन्होंने कॉलेजियम के नीचे के कक्ष को सील कर दिया। उन्होंने फोरम में मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने अराजकता पर लगाम लगा दी। ये प्रतीक उस चीज से जुड़ाव दर्शाते हैं जिसे रोमन लोग मुख्य शक्ति कहते थे, यानी मृतकों की आत्माएं। लेकिन सिर्फ दादा दादी ही नहीं, बल्कि पृथ्वी की आदिम अराजक आत्माएं। अगर कोलोसियम कक्ष इन ऊर्जाओं का केंद्र था और फोरम का टुकड़ा एक नियंत्रण तंत्र था, तो रोम शहर को एक सर्किट बोर्ड की तरह डिजाइन किया गया था और किसी ने उसका प्लग निकाल दिया था। फोरम के टुकड़े पर की गई नक्काशी की जटिलता विस्मयकारी है। यह ज्यामिति की ऐसी समझ को दर्शाता है जो इतिहासकारों के अनुसार रोमनों में नहीं थी। यह लगभग डिजिटल जैसा दिखता है। इसमें फिबोनाची अनुक्रम और स्वर्ण अनुपात का उपयोग किया गया है जो अविश्वसनीय रूप से सटीक हैं। उन्हें यह किसने सिखाया? हम आमतौर पर गणित का श्रेय यूनानियों को देते हैं, लेकिन यह शैली अलग है। यह प्राचीन है। यह एट्रस्कन शैली की लगती है, या शायद उससे भी पुरानी। रोमनों से पहले इटली में अत्रुस्कन लोग रहते थे। वे रहस्यमय थे।
हम आज भी उनकी भाषा को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। वे परलोक और भविष्यवाणियों में गहरी आस्था रखते थे। यदि ये प्रतीक अत्रस्कन हैं, तो रोमनों ने अपने साम्राज्य का निर्माण एक ऐसी सभ्यता के कब्रिस्तान पर किया जिसे उन्होंने नष्ट कर दिया था, और शायद वे भूतों के वापस आने से डरते थे। फोरम में हुई खोज से यह सिद्ध होता है कि कोलोसियम कक्ष कोई अलग थलग घटना नहीं है। यह एक नेटवर्क का हिस्सा है, एक ऐसा नेटवर्क जो हर उस पर्यटक के पैरों के नीचे चलता है जो आइसक्रीम खा रहा है और सेल्फी ले रहा है। लेकिन यह नेटवर्क फोरम तक ही सीमित नहीं है, यह और भी गहरा है। सचमुच रोम अपनी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसे अपने गड्ढों के लिए भी प्रसिद्ध होना चाहिए। शहर के नीचे की जमीन स्विस चीज की तरह है। यह खदानों, सुरंगों और जलमार्गों से भरी हुई है, और इन सब में सबसे प्रसिद्ध है कैटाकॉम्ब्स, भूमिगत कब्रगाह। हम कैटाकॉम्ब्स को ईसाइयों के छिपने के स्थान के रूप में देखते हैं, और वे वास्तव में थे भी, लेकिन उन्हें पहले से मौजूद सुरंगों में खोदा गया था। यदि हम कॉलेजियम से फोरम तक की रेखा का अनुसरण करें और आगे बढ़ते रहें, तो हम एएन मार्ग यानी मृतकों के मार्ग पर पहुंच जाते हैं, और इसके नीचे मीलों लंबी सुरंगें हैं। कैटाकॉम्ब्स के हालिया 3D स्कैन से बंद रास्तों और रोमन ईंटों से बनी सुरंगों का पता चला है। कब्रिस्तान में सुरंग को दीवार से क्यों बंद किया गया? जब तक कि वह किसी ऐसी जगह की ओर न जाती हो जहां आप लोगों को नहीं जाने देना चाहते। यहां एक अजीब और गरीब सिद्धांत आकार लेने लगता है। क्या ईसाई सिर्फ रोमन सैनिकों से ही नहीं छिप रहे थे? क्या वे उन जगहों पर छिपे थे जहां रोमन सैनिक जाने से डरते थे? शुरुआती ईसाई भी प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे, जैसे मछली लंगर, लेकिन शायद उन्होंने सुरक्षित रहने के लिए भूमिगत के पुराने प्रतीकों को अपनाया था। जांच हमें फोरम की धूप से दूर आयन मार्ग की अंधेरी नम सुरंगों की ओर ले जाती है, क्योंकि वहीं पहेली का तीसरा टुकड़ा मिला था, और यह टुकड़ा टूटा हुआ नहीं था। इसे चित्रित किया गया था एक बंद सुरंग की छत पर। पेंट से भिक्षुओं द्वारा छिपाई गई चीजों का नक्शा सामने आया। ठीक है, अपना हेलमेट पहन लो, हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। रोम की भूमिगत कब्रें आम दिनों में भी काफी डरावनी होती हैं। मीलों लंबी संकरी सुरंगें हैं जिनमें खाली जगहें हैं जहां कभी शव हुआ करते थे। अंधेरा है, सन्नाटा है और हवा धूल से भरी है, लेकिन जो लोग खुद से घूमना चाहते हैं उनके लिए ये खबरें किसी खजाने के नक्शे की तरह हैं। हमें अक्सर बताया जाता है कि ईसाइयों ने अपने मृतकों को दफनाने के लिए ये सुरंगें खोदी थीं, क्योंकि शहर के अंदर जमीन बहुत महंगी थी और उन पर अत्याचार हो रहा था। यह सच है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। रोम के आसपास की जमीन सख्त है। यह एक नरम ज्वालामुखी चट्टान है जो हवा के संपर्क में आने पर सख्त हो जाती है। यह खुदाई के लिए एकदम सही जगह है। रोमनों ने शहर बसाने के लिए खनन किया था, इसलिए पहले ईसाई के दफन होने से बहुत पहले ही वहां नीचे विशाल खदान की सुरंगें मौजूद थीं। ईसाई लोग बस वहां आकर बस गए, लेकिन हाल ही में गुफा खोजकर्ताओं स्पेलियोलॉजिस्ट की एक टीम को सैन कलिस्टो के तहखानों का एक ऐसा हिस्सा मिला जो ठीक नहीं लग रहा था। दीवारें चिकनी थीं, जरूरत से ज्यादा चिकनी, और सुरंग भी बेतरतीब नहीं थी। यह शहर के केंद्र की ओर सीधी रेखा में जा रही थी। जब उन्होंने उसका पीछा किया तो वे एक दीवार से टकराए, लेकिन वह कोई चट्टानी दीवार नहीं थी, ईंटों की एक दीवार। रोमन ईंटें जिन पर शाही इंजीनियरों की मुहर लगी थी। सम्राट के निजी इंजीनियर शहर से मीलों दूर एक अनजान सुरंग को क्यों बंद करेंगे? उन्होंने सीमेंट में एक दरार डालकर फाइबर ऑप्टिक कैमरा अंदर पहुंचा दिया। जो उन्होंने देखा वह चौंकाने वाला था। सुरंग दूसरी तरफ भी जारी थी, लेकिन दीवारें बदल गई थीं।
वे उसी काले बेसाल्ट पत्थर से बनी थीं जो कोलोसियम के नीचे पाया जाता है। और फिर वही प्रतीक, वही घुमावदार ज्यामिति, यही इन बिंदुओं को जोड़ता है। हमारे पास कोलिजियम फोरम और अब कैटाकॉम्ब्स हैं। यह एक त्रिकोण है, ऊर्जावान बिंदुओं का एक विशाल भूमिगत त्रिकोण। कैटाकॉम्ब्स में सुरंग एक तरह से सेवा मार्ग थी, सतह से दिखाई दिए बिना इन बिंदुओं के बीच आने जाने का एक रास्ता। इससे संकेत मिलता है कि कोई गुप्त समाज, रोमन अभिजात वर्ग के भीतर का कोई समूह या शायद उसका विरोधी समूह इन सुरंगों का उपयोग अनुष्ठानों के लिए करता था। मिथस पंथ के बारे में एक ऐतिहासिक अफवाह प्रचलित है। मिथस रोमन सैनिकों के बीच लोकप्रिय देवता था। उनका जन्म एक गुफा में एक चट्टान से हुआ था। उनके मंदिर, जिन्हें मिथ्रम कहा जाता है, हमेशा भूमिगत पाए जाते हैं। वे अंधेरे, बिना खिड़कियों वाले और ज्योतिषीय प्रतीकों से भरे होते हैं। सैन क्लेमेंटे चर्च के ठीक नीचे, कोलिजियम से कुछ ही दूरी पर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। आप वास्तव में वहां जा सकते हैं। यह डरावना है, लेकिन हमारे काले कक्ष में मौजूद प्रतीक सामान्य पौराणिक कला से कहीं अधिक जटिल हैं। क्या होगा अगर मिथकवाद एक आवरण हो, वास्तविक सत्य का एक सरलीकृत संस्करण हो? भूमिगत कब्रों में मिली सुरंग से पता चलता है कि रोम के नीचे बुनियादी ढांचे का एक ऐसा स्तर था जिसे हम पूरी तरह से अनदेखा कर गए। हम जमीन के ऊपर पानी ले जाने वाली जल सेतु को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, लेकिन वे नीचे क्या ले जा रहे थे? कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि बेसाल्ट की ये सुरंगें ध्वनि संचारित करने के लिए थीं। बेसाल्ट अत्यधिक प्रतिध्वनित होता है। यदि आप बेसाल्ट के कक्ष में मंत्रोच्चार या गायन करते हैं तो ध्वनि प्रवर्धित होती है। यह स्थिर तरंगें उत्पन्न करती हैं। यदि शहर के प्रमुख बिंदुओं को जोड़ने वाली बेसाल्ट सुरंगों का जाल हो, तो सैद्धांतिक रूप से पूरे साम्राज्य की राजधानी में ध्वनि या कंपन को तुरंत प्रसारित किया जा सकता है, जैसे पत्थर का टेलीफोन या हथियार। कल्पना कीजिए कि अखाड़ा 50,000 लोगों से भरा हुआ है जो नारे लगा रहे हैं। पैरों की लयबद्ध थपथपाहट से एक विशाल निम्न आवृत्ति कंपन उत्पन्न होता है। यदि उस ऊर्जा को बेसाल्ट कक्ष में प्रवाहित किया जाए और फिर इन सुरंगों से गुजारा जाए, तो क्या होगा? क्या इससे दुश्मन की दीवारें हिल जाती? क्या इससे डर पैदा होता? क्या यह कोई शक्ति का स्रोत था? यह किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन रोमन लोग ध्वनि विज्ञान के माहिर थे। एपिडोरिस के रंगमंच में आप पिछली पंक्ति से भी पिन गिरने की आवाज सुन सकते हैं। वे ध्वनि को उस तरह समझते थे जिस तरह हम अभी सीख रहे हैं। तहखानों में बनी ईंटों की सुरंग से पता चलता है कि किसी समय उन्होंने इस यंत्र को बंद करने का फैसला किया होगा। उन्होंने इसे ईंटों से बंद कर दिया। उन्होंने ध्वनि प्रवाह रोक दिया। शायद यह बेकाबू हो गया था। शायद कंपन के कारण भूकंप आए हों। रोम में भूकंपों का लंबा इतिहास रहा है। कोलोसियम कई बार भूकंपों से क्षतिग्रस्त हुआ था। क्या कोलोसियम वास्तव में एक भूकंप रोधी मशीन थी जो विफल हो गई? और यह कहना भी कम होगा, अगर वे ध्वनि और द्रव्यमान का उपयोग करके भू इंजीनियरिंग का प्रयोग कर रहे थे, तो वे आग से खेल रहे थे। सुरंगों में बसने वाले ईसाई संभवतः इसी तकनीक के खंडहरों में रह रहे थे। उन्होंने उन अजीब प्रतीकों को अपने प्रतीकों से ढक दिया था। उन्होंने ध्वनि रोधी कक्षों को कब्रों में बदल दिया, लेकिन ऊर्जा अभी भी मौजूद है। लोग कब्रों के कुछ हिस्सों में चक्कर आना, मतली महसूस करना या गुनगुनाने जैसी आवाजें सुनने की शिकायत करते हैं। हम आम तौर पर इसे घुटन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शायद यह अवशिष्ट प्रतिध्वनि हो। कब्रों की खोज हमें रोमन इंजीनियरिंग को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। हम उन्हें क्रूर,
पत्थर और मजदूरों से काम करवाने वाले निर्माता मानते हैं, लेकिन शायद वे इससे कहीं अधिक सूक्ष्म थे। शायद वे पृथ्वी की प्राकृतिक आवृत्तियों को समझते थे और पत्थर और रहस्यों पर उनकी महारत का अंतिम प्रमाण जमीन के नीचे नहीं है, यह सबके सामने छिपा हुआ है। अब तक निर्मित सबसे उत्तम इमारत पैंथियन में। दीवार में लगा कंक्रीट केवल पत्थर नहीं था, यह ज्वालामुखी के रहस्य थे। हम कॉलेजियम से फोरम और फिर कैटाकॉम्ब्स तक आ चुके हैं, लेकिन इन रहस्यों को कैसे छिपाया गया, यह समझने के लिए हमें तकनीक को समझना होगा। और रोमन तकनीक का सबसे उत्कृष्ट नमूना पैंथियन है। यह विशाल गुंबद और उसके शीर्ष पर बने छेद ओकुलस वाली इमारत है। यह लगभग 2000 साल पुरानी है और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा बिना सुदृढ़ीकरण वाला कंक्रीट का गुंबद है। आधुनिक इंजीनियर भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। यह इतना टिकाऊ कैसे है, इसका रहस्य कंक्रीट में छिपा है। रोमन कंक्रीट की अपनी एक अलग पहचान है। यह पानी के अंदर भी हमेशा टिका रहता है। दरअसल समय के साथ यह और भी मजबूत होता जाता है। हमें हाल ही में इसका कारण पता चला है। यह छूने के टुकड़ों के कारण होता है। सफेद खनिज के छोटे छोटे टुकड़े कंक्रीट को खुद को ठीक करने की क्षमता देते हैं। जब इसमें दरारें पड़ती हैं तो बारिश चूने के साथ प्रतिक्रिया करके दरार को भर देती है। यह स्व उपचारक चट्टान है। अब इसे कॉलेजियम के नीचे स्थित हमारे गुप्त कक्ष पर लागू करें। रडार को इसे खोजने में इतनी कठिनाई होने और 2 सहस्राब्दियों से इसके सीलबंद रहने का कारण संभवतः यही उन्नत पदार्थ विज्ञान है। लेकिन कॉलेजियम के नीचे स्थित कक्ष में एक ऐसा मिश्रण इस्तेमाल किया गया है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। ड्रिलिंग स्थल से प्राप्त नमूनों में बेसाल्ट के ब्लॉकों को आपस में जोड़ने वाले मोर्टार में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के अंश पाए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि कक्ष को न केवल पानी से बल्कि किसी अन्य चीज से भी सुरक्षित रखा गया था। विकिरण चुंबकत्व। पैंथियन एक बेलनाकार संरचना के भीतर एक पूर्ण गोले के रूप में निर्मित है। यह एक ज्यामितीय चमत्कार है। ओकुलस से प्रकाश अंदर आता है, लेकिन यह एक विशाल सूर्य घड़ी की तरह भी कार्य करता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पैंथियन एक शांत आधार था। यदि कॉलेजियम अराजकता का इंजन था जो रक्त और शोर के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता था, तो पैंथियन उसे स्थिर करने वाला था। हमारे गुप्त कक्ष में पाए गए प्रतीकों की ज्यामिति पैंथियन के फर्श के पैटर्न से मिलती जुलती है। वृत्त और वर्ग, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां एक पेचीदगी है। आज हम जो पैंथियन देखते हैं उसका निर्माण सम्राट हैड्रियन ने करवाया था, लेकिन उन्होंने इसे एग्रिया द्वारा निर्मित एक पुरानी संरचना के ऊपर बनवाया था। रोम परत दर परत बसा है। हैड्रियन यूनानी संस्कृति और रहस्यों से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने हर जगह यात्रा की। संभवतः उन्हें शहर के नीचे छिपी प्राचीन तकनीक की जानकारी थी। क्या उन्होंने पैंथियन का निर्माण इन्हीं ऊर्जा केंद्रों में से एक को संरक्षित करने के लिए किया था? यहां सबसे आश्चर्यजनक बात है उनकी सटीकता। रोमनों के पास कंप्यूटर नहीं थे, उनके पास लेजर नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऐसी सटीकता से निर्माण किया जो अविश्वसनीय है। यदि कोलोसियम के नीचे स्थित बेसाल्ट कक्ष का संबंध पैंथियन की इंजीनियरिंग से है, तो यह एक लुप्त विज्ञान का संकेत देता है। एक ऐसा विज्ञान जो रोम के पतन के साथ ही लुप्त हो गया। जब साम्राज्य का पतन हुआ तो हम अंधकार युग में प्रवेश कर गए। हम कंक्रीट बनाना भूल गए, हम गुंबद बनाना भूल गए, हम प्रतीक भूल गए। क्यों? आमतौर पर ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता है, लेकिन यह ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर निर्देश पुस्तिका जला दी हो। कक्ष में मौजूद प्रतीक
शायद वही निर्देश पुस्तिका हो। कक्ष के आधार के विश्लेषण से कुछ और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। इस चट्टान का आइसोटोपिक पैटर्न स्थानीय इतालवी ज्वालामुखियों से मेल नहीं खाता। यह वूवियस या एटना से भी मेल नहीं खाता। यह मिस्र में पाए जाने वाले पत्थरों से मेल खाता है, विशेष रूप से असवान खदान से, जहां से ओबेलिस्क लाए गए थे। इसका मतलब है कि उन्होंने इस खास भारी चट्टान को टनों की संख्या में भूमध्य सागर के पार भेजा, उसे अंदरूनी इलाकों में घसीटा और अखाड़े के नीचे दबा दिया। इतालवी चट्टान क्यों पर्याप्त नहीं थी, या क्या चट्टान का प्रकार ही मायने रखता है? ग्रेनाइट और बेसॉल्ट क्वार्ट्ज क्रिस्टल से भरे होते हैं। वे पिटोइलेक्ट्रिक होते हैं, यानी अगर आप उन्हें दबाते हैं तो वे बिजली पैदा करते हैं। हम फिर से मशीन सिद्धांत पर लौट आए हैं। एक विशाल पिस्टन वाला विद्युत जनरेटर जो मैदान के भार और भीड़ के धक्कों से दबा हुआ है। यह एक अटपटा विचार है, लेकिन इसके सभी पहलू मेल खाते हैं। विशिष्ट चट्टान, एकदम सटीक ज्यामिति, स्वतः ठीक होने वाली कंक्रीट की सील और सूचना का दमन। रोम केवल तलवारों का साम्राज्य नहीं था, यह पत्थर की तकनीक का साम्राज्य था जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। और अगर वे ऊर्जा उत्पन्न कर रहे थे या क्षेत्रों में हेर फेर कर रहे थे, तो वे किससे बात कर रहे थे, या वे किसे दूर रखने की कोशिश कर रहे थे? यह हमें अंतिम और सबसे भयावह संभावना की ओर ले जाता है। उन्होंने प्रतीकों को इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि वे दुष्ट थे, बल्कि इसलिए कि वे खतरनाक थे। नक्शा किसी शहर की ओर नहीं, बल्कि किसी और चीज की ओर इशारा कर रहा था। तो आप क्या सोचते हैं? क्या कोलोसियम का निर्माण प्राचीन तकनीक को छिपाने के लिए किया गया था, या यह किसी और भी भयावह रहस्य के लिए एक जेल थी? और अगर हम आज उस कक्ष को खोलते हैं, तो क्या हम उससे निकलने वाली सच्चाई के लिए तैयार हैं? रोम ने स्मृति को मिटाकर हमें चेतावनी देने की कोशिश की थी। शायद हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। अगर आप चाहते हैं कि हम इन रहस्यों की गहराई में जाएं, तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली जानकारी से वंचित न रहें। देखने के लिए धन्यवाद।